राम राष्ट्र की घोषणा का मतलब है कि ये मनु राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति होगी, इतिहास का छात्र होने के नाते हम सब समझते हैं। बाबा साहब ने बहुत मुश्किल से जो अधिकार दिलवाए थे दलित समाज को, वो धीरे धीरे वो अधिकार समाप्त होते जा रहे हैं। और ये इंडिया अलायंस के जितने प्रेसिडेंट हैं, जितने पार्टी के चीफ हैं, उन सबको भेजा जाएगा पहले दलित एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए वैसे व्यवसायियों को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनको 1% के इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए। दलित का जो पूरा इमेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है ग्लोबली, और खास तौर से एनजीओ और जो फंड लोग देते हैं उनके माध्यम से, कि लगता है कि दलित एकदम निरीह प्राणी है, जो खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है। इस तरह का पूरा एक दलित इमेंसिपेशन फ्रंट ये इनिशिएट कर रहा है, लेकिन इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। जितने सारे दलित पॉलिटिकल क्लास जो है अभी अब सीट एडजस्टमेंट में लगा हुआ है। सामाजिक एजेंडा जो दलित मुक्ति का जो प्रश्न है, वो सब जो है ना अधर में चला गया, वो सब लटक गया। और बीजेपी उसको नेस्तनाबूद कर रही है, दलित को कैशलेस बनाने की कोशिश कर रही है। और दुख की बात है कि उसमें हमारे दलित नेता लोग भी शामिल हैं। पहुंचाएंगे, ये लड़ाई व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है, सामूहिक मुक्ति का है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक विशेष इशू पे चर्चा के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अभी आपने देखा 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम राष्ट्र की घोषणा की है। राम राष्ट्र की घोषणा का मतलब है कि ये मनु राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति होगी, इतिहास का छात्र होने के नाते हम सब समझते हैं। लेकिन दलित पॉलिटिकल क्लास ने हमें निराश किया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और बाबा साहब ने बहुत मुश्किल से जो अधिकार दिलवाए थे दलित समाज को, वो धीरे धीरे वो अधिकार समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल क्लास दे हैव मिजरेबली फेल्ड इन एड्रेसिंग द दलित इश्यूज, दलित पर्टिकुलरली SC एंड ST। तो हमारे कई साथी हैं, हमारे साथ चंद्रभान प्रसाद जी हैं, दलित आइडियोलॉग हैं, डॉक्टर सूरज मंडल हैं, प्रोफेसर हैं, सदानंद कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं और संविधान बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने एक दलित इमेंसिपेशन फ्रंट तैयार किया है। और चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो इसमें 7 मुद्दे हम लोगों ने पर्टिकुलरली, दलितों की वजह से हजारों समस्याएं हैं, लेकिन हजारों समस्या एक साथ एड्रेस करेंगे, इसका मतलब कि फोकस्ड एजेंडा नहीं जा रहा है। 7 इश्यूज हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं। और ये इंडिया अलायंस के जितने प्रेसिडेंट हैं, जितने पार्टी के चीफ हैं, उन सबको भेजा जाएगा पहले। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है, तो सबसे उनको एड्रेस है। और सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को ये मैनिफेस्टो दिया जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि अपने आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में डालें। तो बस्तियां हैं, उसमें ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की व्यवस्था हो। और ये एक्सपेरिमेंट इग्नू के माध्यम से पहले हो चुका है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि टेलीविजन के थ्रू पढ़ाने का स्कीम था। तो ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम किया जाए, और बहुत ही महंगा भी नहीं है। और चूंकि ऑलरेडी लॉकडाउन के दरमियान हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, देख लिया है, ये पढ़ाना आसान है। तीसरा है, जितने शहर हैं उसमें 100 दुकानें दलित को, और जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे सरकार बनवा के इनको 100 शॉप्स उनको दें। चौथा, सप्लाई में जो है सप्लाई डाइवर्सिटी का सिद्धांत लागू हो, और SC ST को जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग लार्ज प्राइवेट कॉरपोरेशंस, उसमें जो है डाइवर्सिटी का फॉर्मूला हो और उसमें 30% खरीदारी SC ST से हो। 5, दलित एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए वैसे व्यवसायियों को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनको 1% के इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसलिए हुआ कि पहले लोन जो मिलता है, लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं और फेल हो जाते हैं, बिजनेस फेल हो जाता है, पूरा भट्टा बैठ जाता है। इसलिए जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्यवसायी हैं, उनको 1% पे लोन दिया जाए। इसके अलावा बहुत दलित का जो पूरा इमेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है ग्लोबली, और खास तौर से NGO और जो फंड लोग लेते हैं उनके माध्यम से, कि लगता है कि दलित एकदम निरीह प्राणी है, उसको खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं। इस तरह का पूरा एक इमेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसलिए जहां जहां भी जो एम्बेसीज हैं दुनिया के बड़े शहरों में,
एक शोरूम खोला जाए जिसमें कि SC ST का जो इंटरप्रेन्योर्स हैं या SC ST का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो काम करते हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको शोकेस किया जाए। और इसके अलावा सेवेंथ जो है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट को स्ट्रेंथन किया जाए और कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं उसको नेशनलाइज किया जाए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मीडिया घराने हैं कि जो कि एक तरह से इंडियन रिपब्लिक पे हल्ला बोल रहे हैं, देश के सेकुलर फैब्रिक को चोट पहुंचा रहे हैं, संविधान को चोट पहुंचा रहे हैं, वैसे मीडिया घरानों को नेशनलाइज किया जाए, उसको जो है सरकार अपने नियंत्रण में ले। ये 7 पॉइंट है दोस्तों, और ये दलित इमेंसिपेशन फ्रंट ये इनिशिएट कर रहा है, लेकिन इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। जितने साथी सुन रहे होंगे, जितने साथी सुनेंगे, अपने अपने संगठन के बैनर पे ये 7 पॉइंट आप लिख के, और जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं उन सबको कम से कम 10 या 20 हजार चिट्ठी वहां पे रजिस्टर्ड पोस्ट मेल तमाम ये पहुंचनी चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में ये एजेंडा बन सके। हम लोग एक कोशिश करें कि एक डेलीगेशन भी बनाएं और जितने पार्टीज हैं उनके हेड से मिलें और उनसे अपना बातचीत करें, उनको एजेंडा दें। और इसलिए जरूरी है कि आपका सपोर्ट मिलना। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि दलित पॉलिटिकल क्लास जो है अभी अब सीट एडजस्टमेंट में लगा हुआ है, वो अपने घर अपने परिवार को मंत्री बनाने में, टिकट दिलाने में लगा हुआ है, और सामाजिक एजेंडा जो दलित मुक्ति का जो प्रश्न है वो सब जो है ना अधर में चला गया, वो सब लटक गया है। जो एक बड़ा मिडिल क्लास बना था पब्लिक सेक्टर यूनिट की वजह से या प्राइवेटाइजेशन की वजह से, NDA अलायंस और बीजेपी उसको नेस्तनाबूद कर रही है, दलित को कैशलेस बनाने की कोशिश कर रही है। और दुख की बात है कि उसमें हमारे दलित नेता लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए मेरा फिर एक बार आग्रह है कि सब साथी जितने लोग सुन, अपने अपने संगठन पर रजिस्टर्ड पोस्ट, सारे पॉलिटिकल पार्टी के जितने नेता हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, उनको जरूर भेजें। और हम लोग जब भी डेलीगेशन मिलेगा, हम लोग इसकी प्रेस ब्रीफिंग आपको करेंगे, आपको पहुंचाएंगे। ये लड़ाई व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है, सामूहिक मुक्ति का है। चुनाव जो लड़े, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल्स को, रिसर्चर को, इंटेलेक्चुअल को लीडरशिप कमान संभालनी चाहिए। विश्वविद्यालय से लीडरशिप उभरने चाहिए जो इन मुद्दों को समझे, जो इस मुद्दों को हाईलाइट करे। अब मैं सूरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षेप में जरा इस पे बोले। सूरज जी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाते हैं। जी सूरज जी। जय भीम। मैं सबसे पहले दलित इमेंसिपेशन फ्रंट को बधाई देता हूं, क्योंकि दलित एजेंडा पर उस केंद्र बिंदु को लाना जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो पूरे के पूरे समाज को एक ऊपर उठाने में, उनको जागरूक करने में, उनको बेहतर ज़िंदगी देने में एक महत्वपूर्ण एक एजेंडा तैयार करे, ये बड़ा काम इन्होंने किया है। मैं समझता हूँ इसमें OBC के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि जो इन्होंने पॉइंट्स गिनाए, चूँकि मैं मंडल कमीशन को पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स इस OBC के संदर्भ में मंडल कमीशन रिपोर्ट में शामिल है, लेकिन दुर्भाग्य से दलित एजेंडा पर ये लोग प्राइम फोकस पे नहीं थे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये प्राइम फोकस पे आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, अगर उनको विपक्ष उठाएगी नहीं, उनकी बात सुनेगी नहीं, तो उनको अपने आप को आगे लाने में और इस बड़े राजनीतिक साजिश जो EVM के माध्यम से पूरे देश पे छाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उनका मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं रहेंगे। मैं पुनः बधाई देता हूं डॉक्टर रतनलाल और चंद्रभान प्रसाद जी। चंद्रभान जी, यस। अब आप आंकड़ों के साथ आए हैं, और ये 7 पॉइंट, कई सवाल उठने की 7 पॉइंट ही क्यों? जी हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये आपके मैं 2-3 मिनट के भीतर यह अब तक आज़ादी के बाद से जी। या बाबा साहब के बाद से दलितों को क्या मिला है और उसके बाद क्या हुआ है, इस पर 2-3 मिनट मैं लेना चाहूँगा। हमें बाबा साहब के संघर्ष के वजह से एजुकेशन में अधिकार मिला, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन।
इसी एजुकेशन और नौकरी से, सरकारी नौकरी से दलित समाज में बाकी सब बाई प्रोडक्ट निकले। मसलन जब दलित समाज पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी में आया तो जय भीम कहना सीखा, नमो बुधाय कहना सीखा, घर में कार, बाइक, एसी वगैरह आई। दलित संगठनों को चंदा देने वाला एक दलित क्लास पैदा हुआ। जितने भी दलित संगठन हैं, जितने भी दलित पार्टियां हैं, वह दलित कर्मचारियों और ऑफिसर्स के चंदे पर बनी और उन्हीं के चंदों पर चलती हैं। और दूसरा अगर कोई कारक है दलित समाज में उत्थान का, तो जो गांवों में दलित हैं जिन्होंने शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दलित्स विदिन 2-3 डिकेड्स हैव माइग्रेटेड टू इंडस्ट्रियल टाउन्स, और उनकी जिंदगी में सुधार आया है, उनको जिम्मेदारों से मुक्ति मिली है। अब फ्यूचर दलितों का क्या है? क्योंकि नौकरी, सरकारी नौकरी ही मेन ट्रिगर रहा है दलित चेतना में, दलित संगठनों के बनने में, दलित राजनीतिक पार्टियों के बनने में। तो फ्यूचर क्या है? मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में हैं, इसमें इस समय जिसमें 17 लाख हाईली पेड जॉब हैं। तो 17 लाख में अगर आप 17 लाख में 15% निकालें तो 17 में 15,000 का गुणा कर दीजिए तो देखिए 2.25 लाख। हाँ, और हर एक दलित नौकरी जो करता है उससे 5 से 10 दलित परिवार आगे बढ़ते हैं। अभी इस समय 36% जो एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, इनकी संख्या 248 से 260 है। 36% इसमें एडहॉक हैं और 6.6% डेली वेजेस हो गए हैं, यानी 42.5% पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट इस समय परमानेंट नहीं है। मेरा जो एस्टिमेट है, अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ जाती है तो 5 साल में ही ये 75% हो जाएगा एडहॉक एंड ठेके पे नौकरी। तो फिर दलित समाज का फ्यूचर आने वाले 2035 तक क्या होगा, जब नौकरियों की संख्या इतनी बड़े पैमाने पर समाप्त हो जाएगी और जो लोग अभी नौकरी में हैं उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा, दलितों का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है वो प्राइमरी स्कूल। टेलीग्राफ अखबार मई 9, 2022 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में वर्ष 1990